जैसे आपने देखा होगा बच्चों को कम उम्र में चश्मे लग जा रहे हैं जी, जिसको जी। तो उसका सबसे बड़ा कारण है कि मोबाइल पे ही गेम खेल रहे हैं, मोबाइल पे ही पढ़ाई कर रहे जी। हैं, टैबलेट में ही पढ़ाई कर रहे हैं। जी, जी। तो उसमें अगर आपने जल्दबाजी में कोई आंखों को रगड़ दिया, मसल दिया तो कॉर्नियल अल्सर और कॉर्नियल ब्लाइंडनेस का खतरा रहता है। स्कूल से आते जाते समय हुँ, काला चश्मा पहने। हुँ। अगर कंट्रोल अच्छा है तो रेटिनोपैथी का रिस्क कम रहेगा, पर जीरो नहीं होगा, बढ़ता ही रहेगा जैसे जैसे साल बढ़ेंगे। तो एकदम से हम एआई पे रिलाई नहीं कर सकते, लेकिन इसको हम डिनाई नहीं कर सकते कि हम इसको इस्तेमाल नहीं करेंगे। नमस्कार, आपके साथ मैं हूँ अंकित यादव और आप सभी का स्वागत है आज के इस नए पॉडकास्ट में। अधिक उम्र के लोगों में आँख से संबंधी कोई भी परेशानी होना एक सामान्य बात हो सकती है, लेकिन छोटे बच्चों में इवन 5 से 6-7 ईयर एंड 10 साल के तक के बच्चों में आँखों से संबंधी बहुत जटिल समस्याएँ होना आज बहुत चिंताजनक हो गया है। पिछले कुछ वर्षों में ये ट्रेंड लगातार बढ़ा है। अगर बात करें तो बच्चों में ब्लाइंडनेस की भी समस्या देखने को मिली है। विशेषज्ञ इसे कहीं न कहीं स्क्रीन टाइम जो बढ़ा है बच्चों का, चाहे वो पढ़ाई को लेके हो, ऑनलाइन क्लासेस को लेके हो, ये समस्या लगातार बढ़ती जा रही है। पूरे देश में ये समस्या एक चिकित्सकों के लिए भी चुनौती बनी हुई है, जिस तरीके से मरीज उनके पास पहुँच रहे हैं। इस पूरी समस्या पर, इस पूरी जटिलताओं पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं दून अस्पताल के बहुत ही वरिष्ठ नेत्र सर्जन, नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर सुशील ओझा जी। डॉक्टर साहब, पहले तो आपका बहुत स्वागत है आज के हमारे पॉडकास्ट में हमारे साथ जुड़ने के लिए। सर, जिस तरीके से आज पूरे देश में ये ट्रेंड बदला है कि बच्चों में बहुत आँख से जुड़ी जटिलताएँ सामने आ रही हैं। इस पूरे ट्रेंड को विशेषज्ञ के तौर पे आप कितना खतरनाक मानते हैं और किस तरीके से इसको आप आंकते हैं आज के समय में? देखिए, जैसे आपने देखा होगा बच्चों को कम उम्र में चश्मे लग जा रहे हैं, जी। जिसको मायोपिया, निकट दृष्टि दृष्टि दोष नाम की बीमारी जी, जी। होती है कि पास का तो ठीक दिखता है जी, और दूर का नहीं दिखाई देता। जी। तो उसका सबसे बड़ा कारण है कि मोबाइल पे ही गेम खेल रहे हैं, मोबाइल पे ही पढ़ाई कर रहे जी। हैं, टैबलेट में ही पढ़ाई कर रहे हैं। जी, जी। तो जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ हम लोगों के समय थी, वो आज की तारीख में मिसिंग है। वो आपने भी नोटिस करा होगा कि हम लोग आउटडोर एक्टिविटी ज़्यादा करते थे। जी, जी। आउटडोर जी, एक्टिविटी में डिस्टेंस विज़न का काम होता है, जी। एक्सरसाइज होती है, हुँ, शरीर भी स्वस्थ होता है। जी। लेकिन आउटडोर एक्टिविटी की जगह अब गेम भी मोबाइल में खेले जा रहे हैं। हुँ, तो इंडोर एक्टिविटी बढ़ने से, स्क्रीन टाइम बढ़ने से, नज़दीक का काम करने से लोगों की नज़र जो है नज़दीक की तरफ ज़्यादा अच्छी हो जाती है। हुँ। तो नज़दीक की तरफ ज़्यादा अच्छी हो जाना, दूर की नज़र कमज़ोर हो जाना, इसको निकट दृष्टि दोष बोलते हैं और जी, मेडिकल भाषा में इसको मायोपिया बोलते हैं। जी। जिसके कारण भी लोगों को बहुत परेशानी का सामना आगे चल के करना पड़ता है। क्योंकि जब आप घर से बाहर निकलेंगे, हुँ, खुद जॉब पे जाएँगे, खुद गाड़ी चलाएँगे, तब आपको दूर की नज़र की ज़रूरत पड़ेगी। बिल्कुल। उस समय आपको महसूस होगा कि आपने बहुत कुछ खो दिया है, बहुत नंबर चश्मे के बिना आपका काम नहीं चल रहा है। जी। तो ये है कि ये सब चीज़ें भी बहुत ध्यान देने योग्य बातें हैं। आपने जिस तरीके से बोला कि आज जो है ये चुनौती बहुत बढ़ गई है, कम उम्र में ही ये दिक्कत देखने को मिल रही है। आमतौर पे परसेप्शन है कि अगर आप किसी को लेंस डालते हैं, क्योंकि आप बहुत सारे ऑपरेशंस करते हैं आँखों के, तो अभी आपके पास ज़्यादातर जो मरीज़ आते हैं अधिक उम्र के 60 साल, 70 साल, ऐसे लेंस अभी ज़्यादा पड़ते हैं। क्या आने वाले कुछ दशकों में एक ऐसी स्थिति पैदा होगी जब 30 साल, 35 साल एक एवरेज एज होगी लेंस डालने के लिए? हाँ, जैसे पहले तो बहुत ज़्यादा उम्र में पकने के बाद ऑपरेशन होते थे, क्योंकि ऑपरेशन में कॉम्प्लिकेशन वगैरह भी ज़्यादा होते थे। एक कारण ये भी रहता था जी। कि जब बिल्कुल बंद हो जाए तब खुलवाने का एक भ्रांतियाँ थीं, वो एक हाँ। परंपरा चली आ रही थी। फिर धीरे-धीरे मशीनें अच्छी होती गईं, हुँ, ऑपरेशन सिंपल होते गए, तो अब कॉम्प्लिकेशन कम होने के कारण हुँ। अब थोड़ी भी प्रॉब्लम मरीज को होती है, अगर जैसे गाड़ी चलाने में दिक्कत, किसी चीज़ में भी दिक्कत, डेली एक्टिविटी में कोई प्रॉब्लम होती है, ओके। तो हम ऑपरेशन कर देते हैं। हुँ, क्योंकि ऑपरेशन की सेफ्टी मार्जिन बहुत बढ़ गई है पहले के मुकाबले। जी। तो वो भी एज कम होती जा रही है, क्योंकि आपने देखा होगा आजकल का खान-पान जो है लोगों का, जो है बाहर रेस्टोरेंट में खाना हुँ, या बाहर का खाना खाना, मोमोज़, चाउमीन, पिज़्ज़ा, बर्गर का चलन हो गया है, जी। जिसमें ट्रांस फैट्स होते हैं, हुँ, एंटीऑक्सीडेंट वाली डाइट मात्रा कम होती है। तो ये बिल्कुल, सब चीज़ें भी बहुत जल्दी कम उम्र में कैटरेक्ट का कारण बन रही हैं। बिल्कुल। और डॉक्टर साहब, आपने देखा होगा आज युवाओं में चूँकि चश्मे ज़्यादा लग रहे हैं लड़कों को, अधिक मतलब कम उम्र के जो छात्र हैं, उन लोगों को चश्मे बहुत ज़्यादा लग रहे हैं। तो ऐसे में उससे बचने के लिए कॉन्टैक्ट लेंस लगाते हैं। ये कितना सेफ़ है? एक विशेषज्ञ के तौर पे आप इसको कितना सेफ़ मानते हैं? देखिए, कॉन्टैक्ट लेंस 2 तरीके के होते हैं, एक सॉफ्ट कॉन्टैक्ट लेंस, एक रिजिड कॉन्टैक्ट जी, लेंस। जी।
तो इरेगुलर एस्टिग्मेटिज्म में रिजिड लगाते हैं और रेगुलर एस्टिग्मेटिज्म में या स्फेरिकल प्रॉब्लम में हम सॉफ्ट लगाते हैं। जी। तो कॉन्टैक्ट लेंसेज वैसे तो कोई सेफ्टी का कोई ज़्यादा इशू है नहीं, बस थोड़ा हमारे देश में चूँकि डस्ट वगैरह धूल मिट्टी ज़्यादा होती है, इसलिए थोड़ा-सा रिस्क है कि कई बार डस्ट आ गई और आपने रब कर दिया आँख को, या आपने गंदे हाथों से पहनते उतारते समय आपके हाथ साफ़ नहीं करे अच्छे से, सॉल्यूशन से लेंस को क्लीन नहीं करा, जी। तो थोड़ा इन्फेक्शन का खतरा हमारे देश में बाकी वेस्टर्न कंट्रीज़ के मुकाबले ज़्यादा है। अब क्योंकि हमारी लाइफ़स्टाइल ऐसी है, बहुत धूल है, प्रदूषण है, हाँ। तो ऐसे में ये आँख को कितना ब्लाइंडनेस की क्या स्थिति पैदा हो सकती है इसकी वजह से? आए दिन हमारे पास 1-2 मरीज़, हर महीने 1-2 मरीज़ आते रहते हैं। कोई कॉन्टैक्ट लेंस पहन के सो जाता है, ओके। फिर अगले दिन सुबह लाल हो जाती है। कई बार कॉन्टैक्ट लेंस आँखों में पहने-पहने टूट भी जाता है, ओके। क्योंकि है तो वो मॉडिफाइड मटेरियल का ही पार्ट। जी। फिर कई बार जैसे मैंने बताया कि डस्ट आ गई और आपको खुजली हुई, सडनली आपने आँख रब कर दी, जबकि रबिंग प्रोहिबिटेड होती है कॉन्टैक्ट लेंस जी, पहनने में। जी। लेकिन जब आप रोज़ पहन रहे हैं, तो आपको लगता ही नहीं है कि कॉन्टैक्ट लेंस आपने पहना है। कभी-कभी पहनते हैं तो आपको एहसास होता रहता है कि हाँ भाई, मैंने कॉन्टैक्ट लेंस पहना है। जी। तो उसमें अगर आपने जल्दबाजी में कोई आँखों को रगड़ दिया, मसल दिया, तो कॉर्नियल अल्सर और कॉर्नियल ब्लाइंडनेस का खतरा रहता है। जी। हाँ, अगर आप प्रिकॉशन सारे ले रहे हैं, सावधानी सारी बरत रहे हैं, साफ़ हाथों से उतार रहे हैं, साफ़ हाथों से पहन रहे हैं, तो रिस्क कम है, क्योंकि जो है, पर ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ज़ीरो है। क्योंकि आपने तो देखा है, जिसकी कुछ नहीं पहनता, कुछ नहीं करता, उसमें भी आई फ्लू आए दिन एक एपिडेमिक के रूप में लोगों को होते रहते हैं, आई के इन्फेक्शन। बिल्कुल, बिल्कुल। तो कॉन्टैक्ट लेंस पहनने के बाद तो खतरा थोड़ा और ज़्यादा हो, क्योंकि एपिथेलियल एब्रेजन, कुछ प्रॉब्लम, एपिथेलियल सरफेस कॉम्प्रोमाइज़ कॉन्टैक्ट लेंस वियर में थोड़ा ज़्यादा होता है नॉर्मल के मुकाबले। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, हम पहाड़ी राज्य हैं, यहाँ पे एक बड़ा हिस्सा है जहाँ पे बर्फ़ पड़ती है। देखा गया है कि वहाँ पे लोगों में नेत्र से जुड़ी, उनकी नज़र से जुड़ी बहुत सारी समस्याएँ आती हैं। आप लगातार इस तरह के मरीज़ देखते हैं, पहाड़ से आपके पास मरीज़ आते हैं, तो मतलब ये कितने दिनों में उनकी आँख, कोई जैसे बचपन से पहाड़ में रह रहा है, बचपन से बर्फ़ को देख रहा है, ये प्लेन राज्यों से अगर हम उनकी तुलना करें, तो वो कितना चुनौती झेलते हैं वहाँ पे पहाड़ों में? देखिए, पहाड़ों में हर चीज़ बड़ी मुश्किल होती है। आपने बिल्कुल। देखा होगा, खेती करना बिल्कुल। और घर से स्कूल जाना, स्कूल से घर आना, हर चीज़, गाड़ी चलाना, हर चीज़ चुनौती से भरी है। तो आँखों के लिए भी चुनौतियाँ बहुत ज़्यादा हैं। स्नो ब्लाइंडनेस का खतरा भी होता है। बिल्कुल। एक हम नाखूना बोलते हैं, जिसको टेरिजियम नाम की बीमारी है, वो भी अल्ट्रावायलेट के हाई एक्सपोज़र के कारण एंटीरियर सरफेस में कंजक्टिवा की ग्रोथ हो जाती है कॉर्निया के ऊपर, उसका खतरा भी बना रहता है। तो चुनौतियाँ तो सारी हैं, लेकिन आपने देखा होगा कि पहाड़ के लोग, जो पुराने लोग हैं, वो जो है पहले से ही सलाह देते हैं अपने बच्चों को कि काला चश्मा, स्कूल से आते जाते समय काला चश्मा पहने। और सबसे ज़्यादा खतरा सुबह और शाम के समय होता है, जब हॉरिजॉन्टल से सन आता है। जी। तो वो प्रिकॉशन लेते हैं, लेकिन जो एकदम से नए लोग जाते हैं घूमने फिरने, टूरिस्ट वगैरह जो जाते हैं, उनको वहाँ की ज्योग्राफी, वहाँ की डिफ़िकल्टी का पता नहीं होता। जी। तो उनको भी थोड़ा अपना सावधानी बरतना चाहिए वहाँ जाके। जैसे हमारे आईटीबीपी के जवान वहाँ ड्यूटी करते हैं, तो उनको अल्ट्रावायलेट प्रोटेक्शन गॉगल्स मिले होते हैं अपने वर्दी के साथ, तो वो उसका पहनते हैं। लेकिन अगर यहाँ से कोई जाता है और वो बिना प्रिकॉशन के वहाँ जाता है, तो उसके लिए ज़्यादा खतरा है। जो सावधानी बरतते हैं, थोड़ा खतरा कम होता है। मैं नहीं कहूँगा कि ज़ीरो हो जाता है, लेकिन थोड़ा खतरा सावधानी से कम ज़रूर हो जाता है। आपने देखा होगा कि पहाड़ या प्लेन दोनों की बात करते हैं कि धुआं, महिलाएं जो हैं, ज़्यादातर पहाड़ में देखा गया है कि महिलाएं आज भी चूल्हे पे खाना बनाती हैं। ऐसे में उनको कई तरह की दिक्कतें आती हैं, आँखें उनकी ख़राब हो जाती हैं धुएँ की वजह से। इस तरह के कितने मरीज़ आते हैं, क्योंकि आज भी पहाड़ में जैसे जंगलों में भी आग लगती है लगातार, और धुआं क्योंकि सर्दी ज़्यादा होती है, तो अंगीठी, खाना भी चूल्हे पे ही पकाना, तो इसकी वजह से भी उनको दिक्कतें आती हैं। तो इसको आप मतलब कैसे बचा जा सकता है और किस तरह के लक्षण लेके आते हैं? देखिए, सॉल्यूशन आपने खुद बता दिया है कि धूल में खाना बनाने से बचना होगा, तो गैस का इस्तेमाल करना होगा। तो सबसे पहला काम तो यही करना है कि साफ़ ईंधन, स्वच्छ ईंधन का प्रयोग करना है, जिसमें कम से कम वातावरण को नुकसान हो, पर्यावरण को नुकसान हो। पर्यावरण अनुकूल ईंधन का इस्तेमाल करें।
लेकिन पहाड़ में आपने जैसा बताया कि कहीं बहुत सारी जगह में कोयले का, लकड़ी का इस्तेमाल किया जाता है। खाना नहीं बनाते तो उसमें शाम को अलाव का रूप में जलाते हाँ, हैं, उसके जी, जी, पास बैठ जाते हैं। तो कोशिश करनी चाहिए कि जिस तरफ से हवा चल रही है, जी। उस तरफ से थोड़ा अपोजिट जाके बैठे कि धुआँ डायरेक्ट आँखों में ना जाए। हुँ। एक तो गर्मी भी थोड़ा नुकसान करती है आँखों को, लेकिन धुआँ अगर डायरेक्ट आँखों में जाता है तो थोड़ा एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस आपने देखा होगा, हुँ। जैसे ही धुआँ आता है आपको जलन शुरू हो जाती है हुँ, आँखों में। हुँ। इवन अभी आप कुछ लोग ऐसे भी मरीज आए मेरे पास जो अपने देहरादून रहते थे, पहाड़ पे रहते थे और 4-5 दिन के लिए दिल्ली में किसी रिश्तेदार के पास गए। ओके। वहाँ रह के आए तो उन्होंने बताया कि आँखों में बहुत जलन हो रही है, गले में खराश हो रही है, तो प्रदूषण से भी आँखों को भी बहुत नुकसान होता है। जी। हाँ, जिस तरीके से क्योंकि अब देहरादून का भी एक्यूआई करीब 300 रहा है कल परसों में अगर देखा जाए तो। दिल्ली में तो प्रदूषण है, पूरे देश में मतलब एक सीज़न ऐसा होता है कि जब प्रदूषण बढ़ता है, तो इसका भी आँखों में असर पड़ता है। तो इसको लेके मतलब लोगों को कैसे बचना चाहिए? क्योंकि चलो कुछ महीने तक प्रदूषण तो रहता ही है, वातावरण इस तरीके का हो गया है, लाइफ़स्टाइल लोगों की बदली है, तो लोग बचें कैसे इससे? तो इतना ज़्यादा प्रदूषण का नुकसान है स्वास्थ्य के लिए, तो इसमें जो है इस तरीके की भी शिकायतें आ रही हैं हमारे बिल्कुल, पास। बिल्कुल। मतलब आँखों के लिए क्योंकि पूरे मतलब ये 2-3 महीने ऐसे रहते हैं जहाँ पे आँखों के लिए मतलब बहुत चुनौतीपूर्ण रहता है क्योंकि प्रदूषण कई सारे कण होते हैं हवा में जो आँखों में जाके आँखों को प्रभावित करते हैं। तो इससे कैसे बचा जा सकता है? देखो अंकित, सबसे पहले तो मैं इसमें आँखों के प्रिकॉशन से ज़्यादा मैं बताऊँगा, हमें हमें सबको इस चीज़ में योगदान देना होगा। बिल्कुल। इस पॉल्यूशन के लिए ज़िम्मेदार किसी एक को, सरकार को या किसी इंसान को नहीं बना सकते, हम सब उसके ज़िम्मेदार हैं। हुँ, तो जो पहल है कि सब लोग एक पेड़ लगाएँ हर साल, हुँ, साथ में जो है पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करें। एक सोसाइटी में अगर आप रह रहे हैं तो 4 लोग, 5 लोग एक ही गाड़ी में जा सकते हैं, तो बिल्कुल। कारपूलिंग को भी इस्तेमाल करें। जी, दूसरा, जो टू व्हीलर में चलने वाले लोग हैं और जो कार से चलने वाले टू व्हीलर वालों के लिए सलाह होगी कि चश्मा लगाएँ हुँ, या हेलमेट का काँच बंद करके ही गाड़ी चलाएँ। ओके। और फोर व्हीलर वाले कांच बंद करके चलाएं ताकि ठंडी हवा भी ना लगे और पॉल्यूशन भी डायरेक्ट, जो सस्पेंडेड पार्टिकल्स हैं, जो भी जहरीली गैसें इस समय निकल रही हैं, क्योंकि ठंडा होने के कारण ये जो हवाएं हैं, जो पॉल्यूशन है वो नीचे रह जाता है, ऊपर नहीं जा पाता। हुँ, ऐसा नहीं कि अभी दिसंबर जनवरी में पॉल्यूशन है, बाकी समय पॉल्यूशन नहीं होता। हुँ, बाकी समय वातावरण में जो टेम्परेचर के कारण सीधे पॉल्यूशन निकलता भी है तो सीधे ऊपर चला जाता है, बिल्कुल। और इस समय वो ठंडा होने के कारण नीचे ज़्यादा समय तक रह जाता है धरातल धरती के पास, तो हमें पॉल्यूशन की फीलिंग ज़्यादा होती है। बिल्कुल, तो आप कहोगे कि सर मैं तो यही काम अभी भी कर रहा हूँ, जनवरी में भी यही करता हूँ, मई जून में भी यही करता हूँ, बिल्कुल। लेकिन एक्यूआई बढ़ता सिर्फ इसी मौसम में क्यों है? क्योंकि मैं दर्शकों के लिए बताना चाहूँगा कि ठंडा मौसम होने के कारण और कई बार क्लाउड ऊपर से होने के कारण हुँ, वेंटिलेशन नहीं हो पाता हवा का, और ठंडक के कारण जो प्रदूषित हवाएं हैं वो नीचे रह नीचे रह जाती हैं जाता ज़्यादा है। समय, ओके, जिसके कारण स्वास्थ्य पे डायरेक्ट प्रभाव डालती है। बिल्कुल। डॉक्टर साहब एक टर्मिनोलॉजी आती है डायबिटिक रेटिनोपैथी। वो आज उसके मरीज़ बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं। इवन पहाड़, प्लेन हर जगह इसके मरीज़ आज बढ़ रहे हैं। तो इसको आप कैसे देखते हैं? पहले तो हमारे दर्शकों को बताइए डायबिटिक रेटिनोपैथी है क्या? कैसे इसके लक्षण होते हैं? कैसे इसकी पहचान की जाती है? देखिए, शुगर एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है, डायबिटीज़ मेलिटस जिसको हम बोलते हैं बिल्कुल, मेडिकल भाषा में, बिल्कुल। और डायबिटिक रेटिनोपैथी उसका एक वन स्पेक्ट्रम है, हुँ, जो जिसमें जिसमें जो है माइक्रो एंजियोपैथी होती है, छोटी वेसल इन्वॉल्व होती हैं। बिल्कुल। तो उसमें डायबिटिक न्यूरोपैथी, डायबिटिक पेरिफेरल न्यूरोपैथी, डायबिटिक नेफ्रोपैथी, किडनी की प्रॉब्लम, और एक उसमें से एक होता है डायबिटिक रेटिनोपैथी। जी, डायबिटिक रेटिनोपैथी मतलब आँख का पर्दा, बिल्कुल, जहाँ पे इमेज बनती है और इमेज बन के ब्रेन तक जाती है। बिल्कुल। तो अगर पर्दे में कोई प्रॉब्लम होगी तो विजन में प्रॉब्लम डायरेक्टली आएगी, क्योंकि वो इमेज ही ठीक से जो है ब्रेन तक नहीं जाएगी। हुँ, तो इस प्रॉब्लम को हम डायबिटिक रेटिनोपैथी कहते हैं, और ये होती है शुगर के अनकंट्रोल होने के कारण डायबिटिक पेशेंट्स। ओके। तो ये कितनी खतरनाक है आँख के लिए? रोशनी इसमें मतलब कितनी खतरे में पड़ जाती है? ये एक ब्लाइंडिंग डिजीज़ है, अगर इसका इलाज सही समय पे ना किया जाए तो ब्लाइंडनेस भी हो जाती है बहुत सारे मरीजों में। और अब इसका खतरा बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, क्योंकि इंडिया एक डायबिटिक कैपिटल की तरफ बढ़ चुका है। हुँ, बहुत सारे पेशेंट डायबिटीज़ से ग्रसित होते हैं, और इसका सबसे बड़ा रिस्क जो होता है डायबिटिक रेटिनोपैथी होने का होता है कि ड्यूरेशन ऑफ डायबिटीज़। ओके। अगर जितने साल आपको शुगर के बढ़ते जाएँगे, चाहे कंट्रोल अच्छे से अच्छा भी हो, तो आपको डायबिटिक रेटिनोपैथी का रिस्क बढ़ता ही रहेगा। इसके लिए कोई एज ग्रुप
मतलब किस में ज़्यादा खतरा है इसका, क्योंकि बच्चे भी डायबिटिक हो रहे हैं, है ना? तो क्या उनमें भी इस तरह की समस्या पैदा हो सकती ये है? किसी को भी हो सकती है, जैसा अंकित मैंने बताया कि ड्यूरेशन ऑफ डायबिटीज़, हुँ, आपकी डायबिटीज़ अगर 15 साल में डायग्नोज हुई, हुँ, तो 15 साल बाद, 5 साल बाद जो रिस्क होगा, हुँ, वो रिस्क आपका डिपेंड करेगा ओके, कि 5 ईयर में 30-40%, 15 साल में लगभग 90%, 20 साल में 95% में डायबिटिक रेटिनोपैथी होगी। तो सबसे इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर एज की जगह ड्यूरेशन ऑफ डायबिटीज़, जी, कितने साल से आपको शुगर की बीमारी है हुँ, और कितना अच्छा आपका कंट्रोल है। हुँ, अगर कंट्रोल अच्छा है तो रेटिनोपैथी का रिस्क कम रहेगा, पर जीरो नहीं होगा, बढ़ता ही रहेगा जैसे जैसे साल बढ़ेंगे। हाँ, शुगर कंट्रोल ठीक रखेंगे तो वो रिस्क आपका दूसरे के मुकाबले कम रहेगा, जी, लेकिन रिस्क जीरो नहीं हो सकता। एक बार डायबिटीज़ हो गई तो जितने साल आपके बढ़ते जाएंगे उतने आप रिस्क पे रहेंगे। जी। बातचीत के अंतिम पड़ाव की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं। डॉक्टर साहब, हम आपसे जानना चाहते हैं, क्योंकि लगातार कई रिसर्च हो रही है, जो आगे आने वाली चुनौतियाँ हैं, आँखों से जुड़ी हुई, क्योंकि आँख एक ऐसा हिस्सा है इंसान का जो उसको दुनिया दिखाता है, बहुत महत्वपूर्ण है शरीर का हिस्सा। आपका हाथ कम काम करे चल जाएगा, और कोई भी पैर काम कम करे चल जाएगा, लेकिन आँख एक ऐसा हिस्सा, बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है कि अगर आँखें खराब होती हैं तो इंसान की दुनिया पूरी तरीके से बदल जाती है। आने वाले समय में जो नेत्र विशेषज्ञ हैं पूरे देश में, पूरी दुनिया में, किस तरह की चुनौतियों को पहचान रहे हैं? आपने कई सारी चीज़ें भी बताई, तो हम आपसे जानना चाहते हैं, क्योंकि आप भी लगातार रिसर्च पढ़ते हैं, जैसा कि मुझे पता है। आप इस तरह की चीज़ों को पढ़ना पसंद करते हैं, आप शोध कर भी रहे हैं कई सारी चीज़ों पे। तो आने वाले समय में क्या कुछ चुनौतियाँ आप ढूँढते हैं नेत्र से जुड़ी हुई, जो बहुत भयावह परिणाम लेके सामने आएँगी? तो देखिए अंकित, चुनौतियां हैं तो उसका हल भी है। जी, सबसे बड़ी चुनौती आपने खुद ही मेरे सामने रख दी कि बच्चों में चश्मा आ रहे हैं, बिल्कुल, डायबिटिक रेटिनोपैथी। तो ये हमारे लिए चैलेंज है जी। कि कम से कम हर बच्चे की हम स्कूलों में जाके जांच कर सकें हुँ, कि चश्मा सही समय पे सही उम्र में लग जाए, हुँ, ताकि उसका एकेडमिक परफॉर्मेंस भी अच्छा हो, हुँ, ब्लाइंडनेस से बचे। बिल्कुल। और डायबिटिक रेटिनोपैथी में गांव का कोई दूर का भी इंसान हो तो हुँ, उसकी डायबिटिक रेटिनोपैथी भी अर्ली स्टेज में डायग्नोस हो जाए, ब्लाइंडनेस की तरफ ना जाए। हुँ, तो इसको हम कैसे कर सकते हैं? तो इसके लिए आज की तारीख में आपने देखा ही होगा, हर चीज़ का सॉल्यूशन, बिल्कुल, हर चीज़ की प्रॉब्लम टेक्नोलॉजी से हम इसको सॉल्व बिल्कुल, कर सकते हैं। बिल्कुल। तो उसमें हमारा टेलीमेडिसिन का बहुत बड़ा रोल होने वाला है, जो हमारे उत्तराखंड में हमारे स्वास्थ्य मंत्री जी और मुख्यमंत्री जी ने भी टेलीमेडिसिन को बहुत ही व्यापक रूप से जी, हर सीएचसी, पीएचसी लेवल तक पहुंचाया है। तो ओके। उसका नोडल मैं ही हूँ दून मेडिकल कॉलेज से। तो हमने लगभग 400 स्पोक्स बना चुके हैं, अच्छा, ओके। जो हर मेडिकल कॉलेज से, अल्मोड़ा से, दून से, हुँ, हल्द्वानी से, श्रीनगर से 100-100 सीएचसी, पीएचसी कनेक्टेड है। हुँ, तो टेलीमेडिसिन को भी हमें ले जाना है, उसमें हमें फंडस कैमरा जोड़ना है, हुँ, जैसे पर्दे की फ़ोटो। हुँ, उसके बाद एआई का यूज़ करना है ओके। कि 80% 90% फ़ोटो नॉर्मल होंगे। हुँ, जो 10% जिसमें प्रॉब्लम होगी, वो फ़ोटो वो आइडेंटिफ़ाई करेगा, वो फिर हमारे पास फ़िल्टर होके एक्सपर्ट के पास आएँगी। बिल्कुल। तो हम इन बीमारियों को, इन प्रॉब्लम्स को अर्ली स्टेज में पता कर सकेंगे। हुँ, तो एआई का यूज़, टेलीमेडिसिन का यूज़ बहुत अच्छे से होने वाला है, ये हमारे लिए चुनौती है। और सबसे बड़ी चुनौती आपने खुद ही रखी थी कि विषम भौगोलिक परिस्थितियाँ हैं हमारे राज्य की, बिल्कुल, तो उसमें हमें दूर तक पहुँचने के लिए, टेक्नोलॉजी के पहुँचने के लिए भी बहुत दिक्कत है। बिल्कुल, बहुत सारे गाँव तो ऐसे हैं जहाँ सड़क नहीं है, बिल्कुल, बहुत सारे गाँव ऐसे हैं जहाँ पे टेलीफ़ोन का नेटवर्क नहीं है। बिल्कुल। वहाँ पे टेलीमेडिसिन कैसे पहुँचेगा, क्या होगा? इस हुँ, चुनौतियों के साथ हमें आगे बढ़ना है। हुँ, और इस टेक्नोलॉजी का यूज़ करके हम आने वाले समय में हेल्थ को जन-जन तक पहुँचा सकते बिल्कुल। हैं। आपने एक आखिरी क्वेश्चन मैं पूछूँगा, आपने जैसे बोला ना कि एआई से आप जो है रेटिनोपैथी की पहचान फंडस कैमरा के थ्रू करते हैं, उसमें इमेज जो है वो खींचता है और आपके पास उसका पूरा आता है स्कैन होके। तो आप थोड़ा-सा बताइए कि एआई आज आँखों की बीमारियों को पहचान में कितना कारगर है, और आने वाले समय में कितना, किस हद तक हो सकता है? देखिए एआई का मतलब होता है, जैसे आप पहले गूगल में सर्च मारते थे, हुँ, वो फ़ाइल एनालाइज़ करता था, बिल्कुल, रिज़ल्ट देता था। बिल्कुल, अब उसमें उसने रिज़ल्ट के साथ अपने कमेंट भी देना शुरू कर दिया। ओके, इसको हम एआई बोलते हैं। बिल्कुल, तो अब उसमें क्या है, स्टैंडर्ड पिक्चर्स हैं। हुँ, जैसे पर्दे में डिस्क है, वेसल्स हैं, हाँ, वेसल्स के पास हीमरेज है, कॉटन वूल स्पॉट, जो भी एबनॉर्मल चीज़ें हैं, ओके, वो पिक्चर फॉर्म में उसमें फीड कर दी गई हैं। हुँ, कि अगर येलो कलर का डॉट है, रेड कलर का डॉट है, हुँ, तो उसको नॉर्मल ना मानते हुए एबनॉर्मल की तरफ कमेंट करके एक्सपर्ट के लिए भेज देना है। ओके, तो हाँ, बिना किसी ह्यूमन मीडिएटर के ओके, उसको पता है कि नॉर्मल क्या है, अच्छा, ओके, और एबनॉर्मल के उसके साइंस भी फीडेड हैं। हाँ, ओके, अगर उससे बाहर कोई चीज़ आएगी तो ज़रूर अंकित, उसमें एआई को भी प्रॉब्लम होगी। बिल्कुल,
बट जितने वैलिड एबनॉर्मलिटी होंगी, जितनी अवेलेबल एबनॉर्मलिटी कॉमनली होंगी, उसको वो पिक कर लेगा और एबनॉर्मल मार्क कर देगा, और एकदम से किसी माइनर एबनॉर्मलिटी को मिस भी करेगा, तो थोड़े ग्लिचेस भी हैं। तो उसके लिए हमें डबल फिल्टर लगाने होंगे, एक एआई का फिल्टर, फिर एक ऑप्टोमेट्रिस्ट टेक्नीशियन भी बैठेगा हमारा जिसको हम ट्रेन करेंगे, उसके बाद फिर डॉक्टर के पास आएगा। तो ऐसा नहीं है कि एआई में चुनौती बहुत आसान होने वाली है। हाँ, जैसे आपने देखा होगा कि गूगल हमेशा कोई सही जवाब नहीं देता, कई बार किसी ने कोई और गलत जानकारी भी फीड करी होती है, तो एक तरीके का सर्च इंजन ही समझो एआई को। उसके पूरे निष्कर्ष हम डायरेक्टली अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि ह्यूमंस का मामला है, लाइफ का मामला है, ब्लाइंडनेस का मामला है। तो हमें डबल ट्रिपल फिल्टर लगाने होंगे, ये बहुत बड़ी चुनौती है। तो एकदम से हम एआई पे रिलाई नहीं कर सकते, लेकिन इसको हम डिनाई नहीं कर सकते कि हम इसको इस्तेमाल नहीं करेंगे, हम ये नॉट फिजिबल। तो हमें हाइब्रिड मोड चुनना होगा, एआई भी यूज़ करनी होगी, ट्रेंड ह्यूमंस का भी यूज़ करना होगा, ट्रेन टेक्नीशियन का यूज़ करना होगा, लेकिन ये है कि मैन पावर कम लगेगी और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हम पहुंच सकेंगे। इसीलिए हमें इसको डिनाई करके नहीं चलना है, इसको साथ लेके हाइब्रिड मोड में आगे बढ़ना है, प्योरली एआई पे डिपेंडेंट नहीं होना है। डॉक्टर ओझा, बातचीत के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने हमारे दर्शकों को बहुत महत्वपूर्ण बातें बताई हैं, उम्मीद है उनको बहुत मदद मिलेगी। डॉक्टर ओझा ने बताया कि इस तरीके से एआई आज उत्तराखंड के जो दूरस्थ इलाके हैं वहाँ पे लोगों को जो आँख से जुड़ी बीमारियां हैं उनकी पहचान करने में काफ़ी मददगार साबित हो रही है। एक साथ कई लोगों की पहचान हो पा रही है जो लोग वहाँ से शहर नहीं आ सकते या बहुत कम कनेक्टिविटी है, तो ऐसे में एआई और भी कई सारी जो टेक्नोलॉजी हैं वो आज बहुत महत्वपूर्ण हो गई हैं। दर्शकों को बहुत महत्वपूर्ण जानकारी मिली होगी उनकी बीमारियों से जुड़ी। डॉक्टर ओझा ने उनके उपाय भी बताएं कि अगर किसी को कोई आँख से जुड़ी कोई समस्या आती है तो किस तरीके से उनसे बच सकते हैं। आप हमें कमेंट में भी बताइए कि किस तरह के सवालों को शामिल किया जा सकता है। हम अगले पॉडकास्ट में आपके सवालों को उठाएंगे, और वीडियो में लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब हमारे चैनल को ज़रूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। इस तरीके के तमाम वीडियो देखने के लिए जुड़े रहिए अमर उजाला के साथ। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।